मुझे धर्मवीर से बात करनी होगी, वो मेरा कॉलेज जाना तो बंद नहीं करवा सकते, सोम्या ने परेशानी से सोचा। नौकरानी प्रियांशु को उसके कमरे में दे गई थी। उसे उस छोटे से बच्चे से कोई परेशानी नहीं थी। उसका काम ही कितना था, वो बस दूध पीता था या उसके कपड़े बदलने होते थे। सोम्या को देखकर वैसे ही वो बच्चा खिलखिलाने लग जाता था। वो बेताबी से धर्मवीर का इंतजार कर रही थी। रात गए वो कमरे में दाखिल हुआ तो अचानक आ गया। उसे लगा था सोम्या सो चुकी होगी, लेकिन वह उसका इंतजार कर रही थी। सोफे पर बैठी हुई उसकी निगाहें उस कमरे में कहीं जमी हुई थी। धर्मवीर बेकाबू होकर एक निगाह उस पर डाली। लंबे बाल जिनके आखिर में घुमावदार लहर बनते थे, वह खूबसूरती से बिखरे हुए थे। कॉटन का नॉर्मल सा कपड़ा भी उसके ऊपर इतना खूबसूरत लग रहा था जैसे ये कपड़ा बना ही उसके लिए था। उसकी आहट की आवाज पर वो बेधड़क होकर उसकी तरफ पलटी। धर्मवीर को देखते के साथ ही उठ खड़ी हुई। मैं आपका इंतजार कर रही थी। ये सब धर्मवीर के लिए बिल्कुल भी यकीन करने वाला नहीं था। थोड़ा हैरान सा हुआ। मेरा इंतजार? यकीन तो नहीं हो रहा कि मैं इतना खुशकिस्मत हो गया हूँ कि मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी और रात के वह भी 12 बजने के बावजूद सोई नहीं। वह जैसे एक ही पलक में पिघल गया था। धीरे धीरे चलता हुआ सोम्या के सामने आकर खड़ा हुआ था। नजरों से जज्बात छलकने लगे। उसकी सांसों की आवाज सोम्या को साफ सुनाई दे रही थी। कमरे के वातावरण में बोझल सी होने लगी तो उसने बेकाबू होकर निगाहें चुराई। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। मैं प्रियांशु का ख्याल रख लूंगी, मुझे इस बच्चे से कोई परेशानी नहीं, लेकिन उसके बदले में आप मुझे कॉलेज जाने से मना नहीं करोगे। मेरी पढ़ाई मेरा सबसे बड़ा सपना है जो मैं पूरा करना चाहती हूँ। उसकी आवाज में बहुत ही विनती टपक रही थी। धर्मवीर कुछ पल उसे देखता रहा। तुम्हें ये सब कहने की क्या जरूरत है? पहले तुम कॉलेज वैन में जाया करती थी, लेकिन अब हवेली की गाड़ी तुम्हें खुद ड्रॉप करके आया करेगी। हफ्ते के जितने दिन भी तुमने जाना हुआ करे, मुझे बता देना, मैं ड्राइवर को खबर दे दूंगा। उसने इतनी आसानी से सोम्या की समस्या को हल कर दी थी। उसे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसकी निगाहों से छलकते जज्बे उसके बर्दाश्त से बाहर हो रहे थे। बेकाबू निगाहें चुराते वो पलट गई थी। धर्मवीर धीरे से मुस्कुरा दिया। उसे सोम्या का भरोसा जीतने में वक्त लग सकता था। अगली सुबह ही वो कॉलेज जाने के लिए तैयार हो गई थी। धर्मवीर के कहने पर शानदार गाड़ी उसके लिए आई थी। घर से निकलने से पहले ही उसने रोबिन को मैसेज कर दिया था कि आज वह कॉलेज आएगी, वह उसे जरूर आकर मिले। कॉलेज में 3 ही क्लास हुई थी। पूरा वक्त उसका ध्यान बस रोबिन के इंतजार में था। वे बार बार मोबाइल निकाल कर देखती थी कि रोबिन का मैसेज आया कि नहीं। वो बेताबी से आखिरी क्लास खत्म होने से पहले ही बाहर निकल आई। रोबिन कॉलेज के बाहर उसका इंतजार कर रहा था। ड्राइवर यहाँ सामने तो नहीं था। वैसे भी सोम्या ने उसे कह दिया था कि कॉलेज खत्म होने के बाद वह उसको फोन करके बताएगी, फिर आपको गाड़ी लेकर आना होगा। क्या बात है, आज तुम भला की खूबसूरत लग रही हो। तुम्हारे स्टाइल ही अलग दिख रहे हैं। इतने महंगे कपड़े कहाँ से आए? किसने गिफ्ट किया तुम्हें? तुम तो बिल्कुल बदली बदली सी दिखाई दे रही हो। आखिर बात क्या है? रोबिन सोम्या को ऊपर से लेकर नीचे तक बस निहारे जा रहा था। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। कल तक नॉर्मल सी दिखने वाली लड़की आज अचानक इतनी स्टाइलिश कैसे बन गई? सोम्या तो उसे देखकर शर्म के मारे पानी पानी हो रही थी, जबकि कल ही तो वो उससे मिली थी। मगर सोम्या को यूं लग रहा था जैसे 1 साल के बाद उसने रोबिन को देखा हो। कहीं बैठकर बात करनी पड़ेगी मुझे, तुम्हें कुछ बताना है। वो बड़ी परेशान सी दिखाई दे रही थी। उसने रोबिन से कहा। कॉलेज के पास एक छोटा सा रेस्टोरेंट था। रोबिन सोम्या का हाथ पकड़कर उसे सीधा वहीं लेकर गया और पहले ही सोम्या को वार्निंग दे रहा था, देखो यहाँ खाना मत खाना यार, मेरी जेब में ज्यादा पैसे नहीं। रोबिन बैठते हुए उसे बता देना चाहता था कि उसके पास ज्यादा पैसे नहीं, वह इसका बिल नहीं दे सकता। सोम्या ने अपना सिर हिला दिया। मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं। रोबिन गहरी निगाहों से उसको तक रहा था। सोम्या अब अपने शब्दों के जोड़ तोड़ में लगी हुई थी और फिर थोड़ी देर के बाद उसने आखिर हिम्मत करके रोबिन को सब कुछ बता दिया कि हवेली के मालिक धर्मवीर ने जबरदस्ती उससे शादी कर ली है। रोबिन को ये बात बताते हुए फूट फूट कर रोने लगी थी। मेरा भरोसा करो रोबिन, मुझे उसमें जरा भी दिलचस्पी नहीं है, लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझसे पूछना भी अच्छा नहीं समझा। मेरी गलती सिर्फ इतनी है कि मैं उसी हवेली में रहती हूँ, लेकिन मैं अभी भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ। मैं जल्दी ही उससे डिवोर्स ले लूंगी। बस मैं अपने और अपने माँ बाप के लिए कहीं और रहने का इंतजाम कर लूँ, और बातें बाद में देख लूंगी। वह प्यार से बोली थी, लेकिन रोबिन तो गहरी निगाहों से उसे भांप रहा था। सोम्या की बात सुनकर वह चुप जरूर हुआ था। क्या तुम नाराज हो? सोम्या ने घबराकर पूछा। रोबिन ने धीरे से ना में सिर हिला दिया।
ये झुमके सोने के हैं क्या? उसने सौम्या के कान में झूलते सोने के खूबसूरत झुमकों पर हाथ लगाकर पूछा था। सौम्या ने कहा, हाँ, ये सोने के हैं और मेरे पास हीरे की अंगूठी भी है। उसने मुझे ये सब दिया है। वह समझता है शायद मैं उसकी सारी चीजों से मैं उसको स्वीकार कर लूंगी। और वो बिना सोचे समझे ये सारी बातें रोबिन को बता रही थी। ये देखे बगैर रोबिन की आंखों में कैसी अजीब सी चमक उतर आई थी। वह एकदम अपनी कुर्सी पर से आगे होकर बैठ गया और कहने लगा, सौम्या, मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ। तुमने इतना बड़ा कदम उठा लिया, लेकिन ये मेरी पहली मोहब्बत है। लेकिन मैं अभी तुम्हारा इंतजार करूंगा। लेकिन तुम्हें पता नहीं मेरे घर में कितनी समस्याएं चल रही हैं। मेरे मामूली ट्यूशन पढ़ाने से मेरे घर का खर्चा चलाना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। पढ़ाई पूरी होने में अभी 6 महीने रहते हैं। उसकी फीस भी देनी है। मेरे पापा की दुकान भी अब ज्यादा नहीं चलती। मैं बहुत परेशान हूँ। माँ ने भी मुझे बताया कि उनकी आंखों का ऑपरेशन होगा। समझ नहीं आ रहा इन सारी समस्याओं से मैं कैसे निकलूं। मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं, कोई ऐसा दोस्त भी नहीं जो मुझे कर्जा दे दे। रोबिन उसे अपनी बातों में फंसा रहा था। सौम्या बिल्कुल उसकी बातों को समझ नहीं पा रही थी। उसने आज से पहले अपनी किसी भी समस्या को इतना खुलकर नहीं बताया था, लेकिन वह तो बेचैन हो उठी थी। उसका हाथ लपक कर अपने पर्स में गया था, जहाँ नोटों की एक गड्डियां अलमारी से उठाकर उसने वैसे ही डाल ली थी, क्योंकि धर्मवीर ने उसे समझाया था, ये पैसे रख लो, शायद इनसे तुम्हारे किसी समस्या का हल निकल आए। मोहब्बत से कहते हुए कई नोट निकालकर सौम्या ने रोबिन के सामने रख दिए। रोबिन कहने लगा, नहीं नहीं, तुम मुझे लालची समझ रही हो। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। रोबिन ने अपना हाथ पीछे भी ना हटाया और धीरे से बोलकर चुप हो गया। लेकिन जबरदस्ती सौम्या ने उसे वह नोट थमा दिए थे। रोबिन चेहरे पर ऐसा असर फैला दिया जैसे वो बहुत एहसानमंद हुआ हो, जबकि उसे सौम्या की सूरत में एक सोने की चिड़िया नजर आ गई थी। अब मैं चलती हूँ, ड्राइवर आ गया होगा। अगर उसने हमें यहाँ देख लिया तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। बैग संभालते हुए उठकर खड़ी हुई। रोबिन मोहब्बत लुटाती निगाहों से वो सौम्या की तरफ देख रहा था, जो बहुत जल्दीबाजी में थी और बाय करते चली गई थी। लेकिन जो ही रेस्टोरेंट से निकली, रोबिन ने लपक कर वह नोट उठा लिए और उन्हें गिनने लगा। लॉटरी लग गई है यार। मैं तो उस सौम्या से जान ही छुड़ाने वाला था, जो मुझसे जोंक की तरह चिपट गई थी। लेकिन उसकी सूरत में तो चेकपॉट हाथ लग गया है। अब तो अपने सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। नोटों को गिनते हुए उसके होंठों पर एक दिलचस्प सी मुस्कुराहट बिखर गई थी। सौम्या नहीं जानती थी कि वह कहीं कोई पढ़ाई नहीं कर रहा था। 10वीं के बाद ही उसने अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ दी थी। दोस्तों के साथ आवारागर्दी किया करता था। सौम्या को तो सिर्फ उसने अपनी मोहब्बत की जाल में फंसा रखा था, लेकिन अब उसके इरादे खतरनाक हो चुके थे। दिल ही दिल में नए आइडिया बनाते हुए नोटों को अपनी जेब में डालते हुए उठकर खड़ा हुआ था। अब उस सौम्या पर पहले से ज्यादा और ध्यान देनी थी। घर वापस आकर सौम्या को काफी अफसोस हुआ था, लेकिन धर्मवीर कमरे में आया तो उसे देखते ही हल्की सी शर्मिंदगी का एहसास हुआ था। ये मैं क्या कर रही हूँ? किसी की पत्नी होते हुए मैं किसी और से मिल रही हूँ। उस सोच के आते ही सौम्या ने अपना सर झटक दिया था। मैंने थोड़ी कहा था मुझसे शादी जबरदस्ती करो। उसने खुद ही मुझसे जबरदस्ती शादी की है और अपनी पत्नी बना ली है। इतना तो उसे झेलना ही पड़ेगा। वैसे मैं रोबिन से शादी करना चाहती थी। क्या बात है, कुछ परेशान? कॉलेज में कोई समस्या है? नहीं, धर्मवीर मोबाइल टेबल पर रखते हुए पूछा तो वह ना में सिर हिला गई। चाय पियोगी? वो नॉर्मल से शब्दों में पूछ रहा था। सौम्या को गुस्सा आ रहा था कि अब हुक्म देगा कि चाय बनाकर ले आओ, जबकि वो पहले भी कामकाज करती रहती थी। लेकिन न जाने क्यों अब उसे धर्मवीर की हर बात ही बुरी लग रही थी। वह उठकर खड़ी हुई, चाय बनाकर लाती हूँ। इतना कहकर वह कमरे से निकलने लगी थी। जब धर्मवीर ने हाथ बढ़ाकर उसका हाथ थामा, मैंने चाय पीने का पूछा है, बनाने के लिए तो नहीं कहा था। उसने कहा तो सौम्या हैरानी से उसे देखने लगी। जो मुस्कुरा रहा था उसका हाथ थामे उसे कमरे में ले आया। नौकरानी अपने रोज के हिसाब से कामों में बिजी थी। वह इसलिए सीधे उसे किचन में ले आया। किचन के अंदर काम करने वाली नौकरानियों ने जब उन दोनों को साथ आते देखा तो चुप से किचन से निकल गई। मैं बहुत अच्छी चाय बनाता हूँ। मेरे सारे फ्रेंड यही कहते हैं। हम लोग बाहर जब भी कहीं इकट्ठे होते हैं तो चाय मैं ही बनाता हूँ। बिल्कुल फ्रैंक होकर उसे अपनी बात शेयर करते हुए चाय पत्ती डाल रहा था, जबकि सौम्या उसका ये रूप देखकर तो हैरान ही रह गई थी। दोस्ताना अंदाज में उसे बात करते हुए वह दिन भर की रूटीन शेयर कर रहा था। प्रियांशु के बारे में पूछ रहा था। सौम्या की झिझक भी धीरे धीरे दूर होने लगी थी। प्रियांशु के बारे में बात हुई तो सौम्या मुस्कुराकर उसे बताने लगी।
प्रियांशु बहुत प्यारा बच्चा है, लेकिन थोड़ा सा कमजोर है। मुझे लगता है उसको डॉक्टर को एक बार चेक करवा लेना चाहिए। क्या पता उसके अंदर ब्लड कम हो, वरना 6 महीने का बच्चा अच्छा खासा दिखाई देता है। उसने तो आम से शब्दों में कहा था, लेकिन धर्मवीर हैरानी में घिरकर उसे देखने लगा। उसने बिल्कुल किसी माँ जैसी फिक्र दिखाई थी। ये अंदाज धर्मवीर को बहुत अच्छा लगा। ये लो चाय का कप उसके हाथ में देकर वह वहीं सेल्फ से टेक लगाकर खड़ा हो गया। सौम्या जाना चाहती थी, लेकिन न जाने क्यों वो ना जा सकी। वहीं किचन में ही खड़ी उसके छोटे छोटे सवालों का जवाब देती रही। किसी चीज की जरूरत हो तो मुझसे बिना झिझक बता देना। अगर तुम मुझे अपना पति स्वीकार नहीं कर रही हो तो एक दोस्त ही मान लो। चाय का कप सेल्फ पर रखते हुए वो मोहब्बत भरी शब्दों में कह रहा था। सौम्या बिल्कुल चुप खड़ी रह गई। अचानक उसके हाथ में मोबाइल की स्क्रीन पर मैसेज जगमगाया। कल कॉलेज जरूर आना है, मुझे तुमसे काम है, रॉबिन का मैसेज था। एक गहरी सांस लेते हुए सौम्या वापस अपने कमरे में आ गई। न जाने रॉबिन को क्या परेशानी थी। इस बात ने खुद सौम्या को भी परेशान कर दिया था। प्रियांशु को गोद में उठाए हुए बार बार उसके बारे में सोचती रही। अगली सुबह उसकी क्लास नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद वह तैयार होकर कॉलेज चली आई। रॉबिन ने कॉलेज के बाद उसे मिलने का वादा किया था, उसी रेस्टोरेंट में। वह अपनी टेबल पर मौजूद था जब क्लास ऑफ करके सौम्या सीधा उसके पास चली आई। क्या बात है, तुम कुछ परेशान लग रहे हो, सौम्या ने मोहब्बत से पूछा, जबकि वो गहरी निगाहों से उसको ऊपर से लेकर नीचे तक देख रहा था। सफेद रंग के कपड़े, मगर कीमत खुद ही बता रहे थे। सौम्या की हैसियत बदल चुकी थी। मुझे तुम्हें ये सब कुछ कहना अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूं। असल में तुम्हें पता है कि मैं किराए के मकान में रहता था। मकान मालिक ने पिछले कई महीनों का किराया ना देने के कारण हमें वहां से निकालने की धमकी दी है। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि मैं अभी तक अपना घर ही नहीं बना पाया हूँ। तुम्हें कहाँ लेकर जाऊंगा? अब तो तुम्हारे रहन सहन भी बदल गए हैं, पता नहीं तुम्हें कहाँ रखूंगा। हाथों को मसलते हुए वो बड़ी एक्टिंग से सौम्या को अपनी बातों की तरफ ध्यान दिलवा रहा था, जबकि सौम्या उसे परेशान देखकर खुद भी परेशान हो गई थी। अचानक कैसे मकान मालिक ने तुम लोगों को निकालने का कह दिया? तुम लोग कई साल से वहां पर रह रहे हो और पहले तो तुमने कभी नहीं बताया कि तुम्हें इतनी ज्यादा समस्या है, सौम्या ने कहा तो रोबिन ने फीकी सी हंसी हंसकर बोलने लगा, मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ। अब जब तुम्हारा इतनी हैवी पर्सनैलिटी देखता हूँ तो मेरे अंदर एहसास होता है कि मेरे पास तो तुम्हें देने के लिए कुछ है ही नहीं। सबसे बड़ी फिक्र तो मेरे सर पर अब घर की है। न जाने अब मैं अपने बूढ़े माँ बाप को लेकर कहाँ जाऊँ। वह बराबर अपने हाथों को मसलते हुए कह रहा था। सौम्या परेशान हुई, लेकिन कोई रास्ता तो होगा, कोई ना कोई तरीका तो निकल ही जाएगा। कितने पैसे चाहिए तुम्हारे मकान मालिक को? रॉबिन के होठों पर मुस्कुराहट बिखर गई। यही तो वह सुनना चाहता था। कुर्सी पर आगे होकर उठकर बैठ गया। मकान मालिक अपना घर किसी को बेचना चाहता है। अगर मेरे पास इतने पैसे हो तो मैं उसके घर को ही खरीद लेता। इतना बड़ा घर तो नहीं है जिसमें तुम्हें मैं खुश रखूं। अगर उसको खरीद लिया तो मुझे किराए की समस्या से छुटकारा मिल जाएगी। तुम इतने बड़े बंगले में रहती हो, मेरे साथ उस घर में तो तुम्हारा गुजारा नहीं हो पाएगा, रॉबिन ने मोहब्बत भरे शब्दों में कहा तो सौम्या के गालों पर लाली सी पड़ गई। मैं तुम्हारे साथ कहीं भी बिता लूंगी, फिलहाल सिर्फ अपने परेशानी का हल सोचो। अगर तुम्हें पैसों की जरूरत है तो फिक्र मत करो, मुझे सिर्फ अपनी देने वाली रकम बताओ, मैं अरेंज कर दूंगी, उसने कहा तो रोबिन भरपूर अंदाज में मुस्कुरा दिया था। यही तो वो चाहता था। सौम्या, अभी तो मुझे कम से कम 50 लाख रुपए चाहिए, उसने जांचती हुई निगाहों से सौम्या को देखा था, जिसके चेहरे पर परेशानी सी फैल गई थी। इतनी बड़ी रकम कैसे दे पाऊंगी? मेरे पास इतनी बड़ी रकम नहीं है। हाँ, मेरे पास कुछ ज्वेलरी है जो मुझे धर्मवीर ने शादी के टाइम में पहनाए थे, वह बहुत सारी है। उन सबको बेचकर तुम अपना काम पूरा कर सकते हो, सौम्या ने कहा तो रोबिन ने अपने चेहरे पर थोड़ी सी एक्टिंग के असर फैला दिए थे। थैंक यू सौम्या, तुम कितनी अच्छी हो, तुम फिक्र मत करो, मैं जल्दी ही तुम्हें उस बंगले से और उस धर्मवीर के चुंगल से आजाद करवा लूंगा। नौकरी लगते ही मैं तुम्हारे माँ बाप से तुम्हारा हाथ भी मांग लूंगा और फिर तुम भी सबको ये कह देना तुम उसके साथ नहीं रहना चाहती। इस तरह हम दोनों एक हो जाएंगे, रोबिन ने कहा तो सौम्या मुस्कुरा दी। हाँ, बस यही तो एक उम्मीद थी उसके अंदर, लेकिन न जाने क्यों उसे किसी बात की डर सता रही थी। उसने रोबिन को पैसे के लिए मना क्यों किया था, जबकि उसे अच्छे से पता था धर्मवीर की अलमारी में कई लाख रुपए यूं ही रखे हुए थे। अगर वह उसे एक बार भी कहती तो बिना सवाल किए वह उसे सारे पैसे दे सकता था। रोबिन से जल्दी ही बातचीत खत्म करके
वह उठ खड़ी हुई। वापस हवेली में आकर भी परेशान ही थी। फिर रात गए उसने फैसला कर ही लिया था कि वह सारे जेवर जो धर्मवीर ने उसकी शादी के दिन पहनाए थे, सोने के कई जेवर, वो सब एक जगह इकट्ठी करके उसने रख ली थी। वह रोबिन को परेशानी में नहीं देख सकती थी। उसने फैसला कर लिया था कि कल सुबह ही ये सब कुछ ले जाकर वह उसके हवाले कर देगी। कॉलेज बैग में सारी चीजें रखकर पलटी ही थी कि दरवाजा खोलकर वह अंदर दाखिल हुआ। सोम्या का दिल उछलकर हलक में आ गया। शर्मिंदगी का एहसास उसके अंदर पैदा हुआ। ये सब कुछ मैं क्यों कर रही हूँ? ऐसा लग रहा है जैसे मैं चोरी कर रही हूँ। ये सब चीजें तो धर्मवीर की है। अगर मैं उसे अपना पति स्वीकार नहीं करती तो उसकी चीजों पर भी मेरा कोई हक नहीं। ये सोच उसको अंदर ही अंदर खा रही थी, जबकि धर्मवीर अपने अंदर उभरते प्यार को लेकर आस्तीन मोड़ता सीधा उस तक चला आया था। क्या बात है सोम्या, तुम सोई नहीं? क्या तुम्हें प्रियांशु ने अभी तक जगा के रखा है? उसने एक निगाह बेड पर चुप सोए प्रियांशु की तरफ डाली। सोम्या कुछ न बोली और बस बुत बनी धर्मवीर को ही देखे जा रही थी। वह चौंक सा गया। फिर उसके होठों पर एक मुस्कुराहट दौड़ गई। इतने गौर से देख रही हो? क्या मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ? वह धीरे से चलता हुआ उसके पास आकर खड़ा हो गया। धर्मवीर के निगाहों में उसके लिए जज्बात उभरने लगे थे। जब भी उसके सामने आता, बरसों पुरानी मोहब्बत उसके अंदर जन्म लेने लग जाती थी। वह चाहकर भी सोम्या को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। उसने हाथ बढ़ाकर धीरे से सोम्या का हाथ पकड़ा। उसके हाथों की गर्मी ने सोम्या को चौंका दिया। बुखार है क्या आपको? उसने पूछा तो धर्मवीर ने धीरे से हंस दिया। कसम से आज लगा है कि तुम मेरी पत्नी हो। सुबह से बहुत बुखार में पड़ा हुआ हूँ, पर किसी ने नहीं पूछा था। सिर्फ तुम इकलौती हो जिसने मेरा एहसास किया। चलो धन्यवाद। अगर तुम इस तरह मोहब्बत से पूछती रहो तो मेरा दिल चाहता है कि मुझे और जोर से बुखार आ जाए। शरारत से कहता हुआ उसके तरफ झांका था। सोम्या हड़बड़ाकर पीछे हट गई थी। उसके इस तरह रिएक्ट करने पर धर्मवीर भी थोड़ा सावधान हो गया। अपने आप को संभाल लिया। धर्मवीर के निगाहों में फिर उसके लिए जज्बे उछलने लगे थे। प्रियांशु के रोने की आवाज आ रही थी। वह मुड़कर बेड तक चली आई। धर्मवीर कुछ पल तक उसे देखता रहा, जो अब मोहब्बत से प्रियांशु को गोद में लिए बैठी थी। उसका दूध तैयार कर रही थी। न जाने कब हमारी दूरियां खत्म होंगे। गहरी सांस लेता हुआ बाथरूम में जा घुसा था। वापस निकला तो सोम्या प्रियांशु को सुलाने की तैयारी कर रही थी। बेड के साइड पर टेक लगाकर काफी देर उसके फ्री होने का इंतजार करता रहा। उसी बीच उसकी आंख लग गई। सुबह वो कमरे में ही सो रहा था जब सोम्या उठ गई। उसके कॉलेज जाने का टाइम हो रहा था। रोज तो उसके जाने से पहले ही वो कमरे से जा चुका होता था। आज शायद खराब तबीयत की वजह से अभी तक घर में ही था। सोम्या के यूं धर्मवीर को छोड़कर जाते हुए अजीब लगा, लेकिन रॉबिन बार बार मैसेज कर रहा था। उसे आज पैसे हर हाल में चाहिए थी। ना चाहते हुए भी वो बैग लेकर सीढ़ियां उतरकर नीचे चली आई। जाते हुए उसका सामना उसकी सासू माँ से हुआ था। सोम्या ने उनका पैर छुआ। सासू माँ ने ढेरों आशीर्वाद दिए। तुम्हें देखकर मुझे अफसोस होता है। काश मैं अपने धर्मवीर की बात पहले मान लेती, जबरदस्ती उसकी कहीं और शादी ना करवाती। वह अपनी बरसों से दबी मोहब्बत को पा लेने पर आजकल कितना खुश है। उसे इतना खुश देखने की तो हमेशा मेरी इच्छा रहती थी। मुझे तो लगा वह सिर्फ जुबान से ही बातें बनाता था। उसे सोम्या से बहुत मोहब्बत है, लेकिन वह तो सच में तुम पर अपनी जान निछावर करता है। भगवान तुम दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रखे। माँ शायद उनके कमरे की तरफ जा रही थी। उसे तैयार होकर नीचे उतरते देखकर बेकाबू होकर मोहब्बत से कहने लगी, जबकि सोम्या तो गूंगी सी हो गई थी। धर्मवीर उसे सालों से मोहब्बत करता था। ये सब तो उसके लिए जानलेवा था। वह मुट्ठी बंद किए बुत बनी खड़ी थी जब अचानक माँ ने उससे पूछा, तुम कॉलेज जा रही हो क्या? सोम्या को शर्मिंदगी सी होने लगी। जी आज कॉलेज में जरूरी टेस्ट है इसलिए जा रही हूँ, उसने कहा तो माँ सर हिलाने लगी। वह अंदर कमरे में चली गई थी, जबकि सोम्या तेजी से बाहर निकल आई। पता नहीं क्यों आज दिमाग दो हिस्सों में बटा हुआ था। माँ की बातों ने उसके दिमाग में एक तूफान सा उठा दिया था, लेकिन सर झटकते हुए वह गाड़ी से बाहर झांकने लगी। कॉलेज के बाद वह उसी रेस्टोरेंट में बैठी रोबिन का इंतजार कर रही थी जब वो सामने से चला आया। आज तो तुम गजब ही लग रही हो। ये रंग तो तुम पर बहुत अच्छा लगता है, उसने कुर्सी खींचकर उसके तरफ बैठते हुए कहा, जबकि सोम्या आज थोड़ा घबराकर दूर हुई। देखो रोबिन, मैं बड़ी मुश्किल से ये सारी चीजें लेकर आई हूँ, लेकिन मुझे रोज रोज ये सब करना अच्छा नहीं लगता। ये सब धर्मवीर की अमानत है। तुम जल्द अपने माँ बाप को सेटल करो ताकि मैं धर्मवीर से डिवोर्स लेकर तुमसे शादी कर लूँ, साफ शब्दों में कह रही थी, जबकि बैग में से उसकी ज्वेलरी और पैसे निकालकर देखते हुए रोबिन की आंखें हैरानी से फैली जा रही थी।
हाँ हाँ, जरूर हो जाएगा। वैसे इतनी भी जल्दी क्या है? नौकरी कौन सा पेड़ पर लगा हुआ है जहाँ से तोड़कर मैं अपने कब्जे में कर लूंगा? वक्त लगता है इस सब में। जब तुम मुझसे प्यार करती हो तो फिर डरना क्या? और किस बात की जल्दीबाजी है? सोम्या की लाई हुई सारे जेवर वो बड़ी आराम से अपने कब्जे में करते हुए उसके तरफ झुका था। सोम्या बिल्कुल डर कर पीछे हुई थी। मुझे जाना चाहिए। धर्मवीर की तबीयत खराब थी, वह इंतजार कर रहे होंगे। वह घबराकर उठने लगी, लेकिन रॉबिन ने लपककर उसका हाथ थाम लिया, उसे वापस बैठा लिया था। बड़ी फिक्र हो रही है उस धर्मवीर की। कल तक तो उसका नाम भी सुनना अच्छा नहीं लग रहा था। क्या कहीं तुमने कोई मोहब्बत भरा वक्त तो नहीं बिता लिया उसने तुम्हारे साथ, जो तुम्हारी आंखों में आज उसके लिए तड़प नजर आ रही है? मजबूती से उसका हाथ थामे अजीब से शब्दों में पूछ रहा था। सोम्या को बहुत बुरा लगा। वह जिस तरह से उसका हाथ छू रहा था उसे बहुत बुरा लगा था, और एक पल में उसे वो बात याद आई। यही हाथ तो कल धर्मवीर ने थामा था, लेकिन उस वक्त तो सोम्या को बुरा नहीं लगा था। शायद उसके अंदर यही बात थी कि धर्मवीर उसका पति था और रॉबिन का फिलहाल उसके ऊपर कोई अधिकार नहीं था। उसने अपना हाथ छुड़वाना चाहा, मगर रॉबिन ने दूसरा हाथ आगे बढ़ाकर उसके दोनों हाथ थाम कर उसे एक झटके से अपने पास कर लिया था। सुबह का वक्त होने की वजह से रेस्टोरेंट थोड़ा खाली था, तो मैंने घबराकर उसके हाथ से अपना हाथ छुड़वाया। अब तुमसे दूरी बर्दाश्त नहीं होती मुझसे। चलो ना, यहीं कहीं किसी होटल में चलते हैं। कुछ देर तुम्हारे साथ वक्त बिताकर फिर चला जाऊंगा, और तुम भी अपने मुसीबत से लड़ने हवेली चली जाना। उस धर्मवीर को कहाँ पता चलेगा? वह आज इस तरह कुछ अजीब बहकी बहकी अंदाज में बातें करते हुए उसकी तरफ झुका जा रहा था। बाकी सोम्या बुरी तरह से घबरा रही थी। क्या कह रहे हो रॉबिन? हाथ छोड़ो मेरा। तुम्हें शर्म आनी चाहिए इस तरह की हरकत करते हुए। उसने गुस्से से अपना हाथ छुड़वाना चाहा, और उसी टाइम रॉबिन के कंधे पर किसी मजबूत हाथ का दबाव पड़ा था। मेरी पत्नी को हाथ लगाने से पहले तुम्हें 100 बार सोचना चाहिए था। पथरीली आवाज पर जहां रॉबिन का खून गर्म हुआ था, वहीं बेकाबू होकर सोम्या ने भी उसे पलटकर देखा। बुखार की हद से गुजरकर लाल पड़ते चेहरे के साथ वह उनके पीछे खड़ा था, और फिर जिन निगाहों से रॉबिन को देख रहा था उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई थी। उसने एक निगाह में ही उसे पहचान लिया था। उसके थप्पड़ से उसको अंदाजा हो गया था कि यही धर्मवीर है, सोम्या का पति। जब उसे कुछ भी न सूझा तो वह जल्दीबाजी में उसे अपना सफाई देने लगा। ये खुद मुझे यहाँ बुलाती है, मैं तो उसके तरफ देखना भी अच्छा नहीं समझता। मेरी तो बचपन से मंगनी मेरे अंकल की बेटी से हुई थी। ये पिछले 1.5 साल से किसी जोक की तरह मेरे साथ चिपकी हुई है, और अब तक तुम्हारे कितने पैसे चुरा चुरा कर वो मुझे लाकर दे चुकी है। देखो, ये जेवर और ये पैसे सब कुछ लेकर आई है, सिर्फ इसलिए ताकि मैं उसे भगाकर यहाँ से ले जाऊँ। तुम्हारी पत्नी खुद ही इतनी गई गुजरी है, ऐसे लड़की को तो मैं देखना भी पसंद नहीं करता। वह उसके बारे में उल्टा सीधा कहते हुए एकदम अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ था। सोम्या ने फटी फटी निगाहों से उसकी तरफ देखा, लेकिन वह भी जो कुछ सोच रहा था वैसा बिल्कुल भी नहीं था। अगले ही पल एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़ा था। मेरी पत्नी के बारे में इस तरह बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसने आगे बढ़कर रॉबिन का गला दबोच लिया था। सोम्या बुरी तरह से घबराकर उठ खड़ी हुई थी। आंसू थे कि बहते ही चले जा रहे थे। कुछ रॉबिन की असलियत सामने आने का गम था, और कुछ शर्मिंदगी थी। धर्मवीर उसके बारे में अब क्या सोचेंगे? धर्मवीर के साथ आए हुए उसके आदमी रॉबिन को दबोच चुके थे। धर्मवीर के आंखों से शोले निकल रहे थे। उसकी निगाह मेज पर पड़े हुए बैग पर गई, जिसमें ज्वेलरी, पैसे, सब कुछ बाहर को झांक रहे थे। मैं तुम्हारी सच्चाई उसी दिन पता लगा चुका था जब मैंने सोम्या से शादी की थी, और शादी तो मैं 6 महीने पहले भी कर सकता था, जब मेरा बेटा 1 महीने का था। तभी उसकी माँ छोड़कर चली गई थी। लेकिन मुझे सोम्या की इज्जत और तुम्हारी असलियत बचाने के लिए मैंने सोम्या से जल्दबाजी में शादी की। मेरे फैक्ट्री में जो लड़का काम करता है उसी की बहन से तुम्हारी मंगनी हुई है, और उन लोगों ने दहेज देने के लिए मुझसे पैसे मांगे हैं। तुमने दहेज में लड़की वालों से 8 लाख रुपए की मांग की थी। उन लोगों ने शादी के लिए मुझसे कर्ज मांगे थे, और तभी मैंने तुम्हारे ऊपर नजर रखना शुरू कर दिया था। और एक दिन फिर मैंने सोम्या को तुम्हारे साथ देखा था, तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। उसी दिन ठान लिया कि सोम्या के सामने तुम्हारी हकीकत जरूर लेकर आऊंगा। जो आदमी मुंह खोलकर दहेज मांग सकता है, उसके अंदर लालच फूट फूट कर भरी होती है। और आज शायद सोम्या ने तुम्हें पहचान भी लिया है। मेरे लिए इससे खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती, और सोम्या ने सही और गलत को पहचान लिया है। आज इसी खुशी में मैं तुम्हें ये सारे जेवर और पैसे, जिन चीजों पर तुमने अपना हाथ लगाया है, अब उन्हें अपने पास ही रखो। मुझे उनकी कोई जरूरत नहीं।
सारा जेवर रोबिन की तरफ फेंकते हुए उसने सोम्या का हाथ पकड़ा। सोम्या की निगाहों में बस शर्मिंदगी के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सोम्या अंदर तक कांप कर रह गई थी। अगले ही पल वह उसे थामे अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ चुका था और फ्रंट सीट पर उसे बिठाते उसने ड्राइविंग सीट संभाल ली थी। सोम्या बुरी तरह से रो रही थी। अब उसे विश्वास था धर्मवीर उसे नहीं छोड़ेगा। वह मिजाज का जितना अच्छा था, गुस्से का उतना ही तेज था। अब रोना बंद भी करो यार। रोना तो मुझे चाहिए। इतने अच्छे पति के होते हुए भी तुम उस बेवकूफ और लालची इंसान के साथ वहां बैठी थी, उसने आम से अंदाज में कहा तो सोम्या ने जल्दी से अपने चेहरे से हाथ हटाए। उसके अंदाज में कोई गुस्सा, कोई मलाल नहीं था। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता वह ऐसा है, लेकिन हकीकत यह है मैं उससे मिलती थी और मैं उसे पसंद भी करती थी। उसने मुझसे मदद मांगी थी तो मैं मना ना कर सकी। अब शब्द उसका साथ छोड़ रहे थे और हाँ, अब शायद एहसास उसे अपनी लपेट में ले रहा था। धर्मवीर ने सर झटका। भूल जाओ जो कुछ हुआ। हम अक्सर जिंदगी में गलत फैसला कर लेते हैं, लेकिन वक्त पर उन फैसलों को बदल देना ही अक्लमंदी है। अच्छा अब चुप हो जाओ, मुझे तो पहले ही बुखार है। ये ना हो रो रो कर तुम्हें भी बुखार हो जाए। दोनों पति पत्नी बीमार होकर कमरे में लेट जाएंगे तो प्रियांशु को कौन संभालेगा? मोहब्बत भरे शब्दों में कहते हुए उसे नरमी से चुप करवा रहा था। सोम्या ने हैरानी भरी निगाह उस पर डाली थी। उसका बड़प्पन कितना बड़ा था। वह कितनी आसानी से उसकी इतनी बड़ी गलती को माफ कर रहा था। शायद यही असली मोहब्बत की निशानी थी जिसके बारे में आज सासू माँ बता रही थी। आंसुओं को साफ करते हुए सोम्या खुलकर मुस्कुरा दी। वह पत्थर के पीछे दौड़ी थी, लेकिन भगवान की कृपा ने उसकी किस्मत में हीरा लिख दिया था और अब उस हीरे को खोना नहीं चाहती थी। शायद यही विधि का विधान था। घर पहुंचे तो प्रियांशु बहुत जोर से रो रहा था। उसने प्रियांशु को गले से लगा लिया और तड़प कर रोने लगी। उसने अपने पति धर्मवीर को भी अपने सीने से लगा लिया। उसने कहा कि मैं तुम दोनों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तुम दोनों ही मेरी दुनिया हो और तुम दोनों मेरी पूजा भी। उसने प्रियांशु को दूध पिलाकर सुला दिया था। उसके बाद वह धर्मवीर से गुस्से में बोलती हुई उसे डॉक्टर के पास जाने के लिए बोल रही थी, जो कि धर्मवीर को आज बहुत बुखार था। फिर धर्मवीर उसके तरफ मुस्कुराते हुए डॉक्टर को कॉल मिला दिया। जब डॉक्टर ने आकर धर्मवीर को चेक किया तो उसे बहुत तेज बुखार थी। डॉक्टर ने उसको दवाई दी थी और उसे परहेज भी बताया था। अब धर्मवीर के सर में बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन वह अपनी पत्नी सोम्या से ये नहीं बता पा रहा था। सोम्या ने उसके दिल की धड़कन को महसूस कर लिया था। उसके करीब जाकर उसका सर दबा रही थी, जो कि धर्मवीर को ऐसा लग रहा था कि आज उसने पूरी दुनिया को फतेह कर लिया है। आज उसका बचपन का खोया हुआ प्यार उसके सामने, उसके इतने करीब और उसकी सेवा में लगी हुई थी। उसने एक अच्छे आदमी का चुनाव किया था। वक्त ने इतना टाइम लगा दिया उनको एक पास करने में। यही शायद असली मोहब्बत होती है, जिसमें जुदाई, इंतजार, तड़प, हर चीज मोहब्बत करने वाले के नाम कर दी जाती है। और धर्मवीर ने बिना किसी लालच के उसका ध्यान रखा, बिना किसी कीमत के उस पर अपना प्यार लुटाया। यही तो असली प्यार होता है, जो धर्मवीर अपनी पत्नी सोम्या से करता था। सोम्या को भी इस बात का अब एहसास हो रहा था। असली मोहब्बत इसी को कहते हैं। आप लोगों से मैं जानना चाहती हूँ, जो मोहब्बत की डेफिनेशन मैंने दी है, क्या सच में यही असली मोहब्बत है, या फिर आपकी नज़र में कौन सी मोहब्बत सच्ची होती है? मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मुझे तो ऐसा लगता है मेरे पति धर्मवीर जैसा मोहब्बत आज तक दुनिया में शायद धर्मवीर ही करते हैं, नहीं तो सिर्फ हर जगह मोहब्बत के नाम पर मोहब्बत की मांग होती है। क्या मैंने सच कहा है? कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। और मेरी वीडियो जहाँ कहीं से भी आप लोग देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम जरूर बताइए। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ऑफिस से आते आते आज फिर देर हो गई थी। जरूरी मीटिंग करते रात के 11 बज चुके थे। रविंदर एक क्राइम ब्रांच में सीनियर पुलिस ऑफिसर था। अक्सर उसको इसी तरह घर आते आते काफी देर हो जाती थी। गाड़ी चलाते हुए थकावट से भरपूर,
एक नज़र उसने अपनी कलाई पर बांधी हैंडवॉच पर डाली। आज फिर मुझे सिर्फ चाय पीकर ही सोना पड़ेगा। उस वक्त भला कौन खाना बनाकर देगा, और खुद तो उसमें बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कुछ बनाकर खा लूं, जबकि भूख जोरों से लगी थी। उसने एक लंबी सांस छोड़ी। सोचा यूं तो होटल खुले होते थे, मगर कई साल घर से दूर रहते हुए इतना आलस हो गया था कि अब होटल के खाने से भी परेशान हो चुका था। अपनी ड्यूटी की वजह से जब वो घर देर से आता तो उसका यही रोज का काम होता, अपने मकान के छत के ऊपर चढ़कर गर्मा गर्म चाय पीते हुए अपने आसपास के घरों का जगमगाता हुआ नज़ारों का आनंद उठाता। उसका आलीशान बंगला खास ऊंचाई पर बना हुआ था, जिसकी वजह से अपने घर के सामने बनी बिल्डिंग, खिड़कियां, दरवाजे अगर खुले होते तो उसे आसानी से घर का अंदरूनी मंजर नजर आता था। उस इलाके के घर बहुत दूर दूर और छोटे छोटे दिखाई देते थे, लेकिन रात के वक्त घरों में लाइट टिमटिमाती हुई नजर आती थी। रविंदर को ये सब बहुत पसंद था। वैसे फ्री टाइम में उसके अलावा उसके पास और करने को कोई काम नहीं था। वह घर में अकेला ही होता तो बोरियत से बचने के लिए यही सब करता। और उसने हल्का सा आज शावर लेकर कपड़े बदल लिए और अपने लिए चाय बनाकर छत पर जाकर बैठ गया। अभी उसने चाय का एक कप ही लिया था, बिल्कुल सामने वाले फ्लैट के कमरे की लाइट ऑन हुई और सामने का मंजर चौंका गया था। रविंदर के लिए वह मंजर बिल्कुल नया और हैरान करने वाला था। उसे कुछ वक्त इस घर में रहते हुए थे, मगर वे लड़की आज पहली बार उसकी निगाहों में आई थी। उसने कमरे की खिड़की खोल रखी थी। अलमारी से अपने कपड़े निकालकर वह लड़की नहाने के लिए जा रही थी। और ज्यादा हैरानी वाली बात यह थी कि उसने अपने बाथरूम का लाइट ऑन कर रखा था और खिड़की भी खुली हुई थी। वहां का मंजर साफ दिखाई दे रहा था। उस लड़की की लापरवाही साफ पता चल रही थी। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसने कमरे की खिड़की और बाथरूम का खिड़की भी खुला छोड़ रखा था, और ऐसे में कोई भी उसे बड़ी आसानी से देख सकता था। शायद उसको ये लगता था कि हमेशा की तरह आज भी ये बंगला सुनसान है और यहाँ कोई नहीं रहता, क्योंकि घर आने के बाद भी रविंदर बहुत कम घर की लाइटें ऑन करता था और अक्सर तो वह घर में आता ही नहीं था। ऐसे में उस लड़की का इस घर के मामले में लापरवाह होना बनता था। और वहाँ रविंदर का ऊंचा आलीशान घर था, जिसकी छत पर बैठकर फ्लैटों के अंदर की जिंदगियां देखी जा सकती थी, मगर फिर भी उसे कुछ तो सावधानी से काम लेना चाहिए था। भला कोई लड़की इतनी लापरवाह कैसे हो सकती थी? जरूरी तो नहीं कि हमेशा बंद रहने वाला बंगला हमेशा के लिए बंद ही रहे। वहाँ कोई इंसान ना रहने के लिए आए। घर रहने के लिए बनाए जाते हैं। इस घर को भी कोई खरीद सकता था। उस लड़की को पता ही नहीं कि वह उस वक्त मेरी नजरों के छांव में है। रविंदर बड़ी हैरानी से सोचते हुए उस लड़की की हर हरकत पर नजर रख रहा था। उसे लगा था शायद कपड़े उतारने से पहले वह खिड़की और दरवाजे बंद कर देगी, मगर रविंदर की हैरानी का ठिकाना न रहा जब उस लड़की ने खुद को अपने आप को बेपर्दा किया और नहाने लगी। रविंदर पत्थर का हो चुका था। होठों की तरफ जाता हुआ चाय का कप जहाँ का तहाँ खड़ा रह गया। जिंदगी में पहली बार रविंदर की नजरों ने ऐसा मंजर देखा था। वह अपने होश खो बैठा था। वह लड़की बहुत ही खूबसूरत थी। उसका खूबसूरत बदन, दूध जैसा गोरा रंग, और इतनी खूबसूरत कि उसकी खूबसूरती की शायद ही कोई मिसाल इस दुनिया में होगी। उसे देखकर तो किसी अच्छे खासे समझदार की भी होश उड़ जाती। उसका हुस्न देखकर रविंदर का दिल तेजी से धड़कने लगा था। उसकी हालत बहुत अजीब हो रही थी। उसे ये भी याद नहीं था वह बहुत ज्यादा थका हुआ था और चाय पीकर सोना चाहता था, बल्कि उस वक्त तो उसे सिर्फ वही लड़की अपने आसपास दिखाई दे रही थी और उसका दिल कर रहा था वह लड़की उसके आंखों के सामने यूं ही जमी रहे और वह उसे देखता रहे। रविंदर बहुत चाहत से उसे देखने में बिजी था जब उसे अपने मोबाइल की रिंगटोन सुनाई दी। उसकी नजरों का बहाव टूट चुका था। उसने बहुत ही लापरवाही से अपना मोबाइल उठाया, मगर नंबर देखकर जल्दी ही कॉल अटेंड कर ली और कमरे की तरफ बढ़ गया। कॉल उसके सीनियर ऑफिसर की थी। वह कॉल उठाना बहुत जरूरी था और अब वह क्राइम ब्रांच में जा चुका था, जिसकी वजह से प्राइवेट कॉल सुननी पड़ती थी। फिलहाल कमरे में जाना बहुत जरूरी था। अगर कॉल जरूरी ना होती तो रविंदर कभी कॉल अटेंड नहीं करता और छत पर ही बैठा उस मंजर को देखता रहता। रविंदर ने बहुत ही लापरवाही से अपने ऑफिसर की बात सुनी, फिर जल्दी से सारी बात को समेटकर कॉल करते हुए बाहर की तरफ बढ़ता कि दोबारा उस खूबसूरत हसीना को देख सकूं। मगर अफसोस कमरे की लाइट अब बंद हो चुकी थी। वह लड़की वहां से गायब थी। रविंदर का दिल एकदम से उचाट हो गया था। उसका कहीं भी दिल नहीं लग रहा था। बार बार वही मंजर उसकी आंखों में घूम रहा था। वह सारी रात उसने बेचैनी में बिस्तर पर काट दिए थे।
उस लड़की की हसीन जिस्म रविंदर के सारे सोचों का मोड़ अपनी तरफ मोड़ रखे थे। उसका हर अंदाज, खूबसूरत जिस्म रविंदर के दिमाग पर छप चुका था। वह चाहकर भी खुद को उस लड़की की याद से बाहर निकल नहीं पा रहा था। सारी रात जागते रहने की वजह से रविंदर की आंखें सूजी हुई थी। उसका सर भारी हो रहा था। उसने बड़ी बेमन से नाश्ता किया, चाय का कप पीकर अपने ऑफिस निकल पड़ा। मगर आज पहले की तरह उसके अंदर फुर्ती और जोश दिखाई नहीं दे रहा था, जबकि वो अपने काम के बारे में बहुत ही गंभीरता से डील करता था। मगर आज किसी भी काम में उसका दिल नहीं लग रहा था। उसने बहुत बेचैनी से पूरा दिन काटा और शाम होते ही अपने घर की तरफ चला आया। उसके पूरे जिस्म में बेचैनियां उभर रही थी। घर आते ही बेकाबू होकर वो फिर से छत की तरफ बढ़ने लगा, मगर फ्लैट में पूरी चुप्पी छाई हुई थी। रविंदर कमरे में चला आया, कपड़े बदले, खाना खाकर बिस्तर पर लेट गया। लेटते ही उसे गहरी नींद ने घेर लिया और सारी रात का जागा हुआ, सारे दिन का थका हुआ, फिलहाल वह नींद में जाते उसे 1 मिनट भी नहीं लगा था। उसकी आंखें बंद हो गई थी। करीब वह आधी नींद कर चुका था जब प्यास लगने से रविंदर की आंख खुली। उसने घड़ी पर टाइम देखा तो रात के 12 बज रहे थे। रविंदर ने पानी पिया और फिर सिगरेट की डिब्बी उठाकर छत पर चला आया। उसे सिगरेट पीने की बहुत चाहत हो रही थी। तब सिगरेट फूंकते हुए उसने देखा, फ्लैट के उस कमरे की लाइट ऑन हुई और वह लड़की फिर से उसे दिखाई दी। उसके दिल की धड़कनें बढ़ गई। वह लड़की पूरे कमरे में नाचती फिर रही थी। उसने बहुत साधारण सा कपड़ा पहन रखा था, मगर सादगी में भी वो गजब ही खूबसूरत दिखाई दे रही थी। गाने के धुन पर उसका जिस्म इस अंदाज में नाच रहा था और बल खा रहा था। वह साथ साथ गाना भी गा रही थी और अपने हाथों की उंगलियों को मस्ती में नचा रही थी। कल की तरह आज के मंजर ने रविंदर को बिल्कुल हिलाकर रख दिया था। वह लड़की लापरवाह होने के साथ साथ बहुत मासूम भी थी। नाचते हुए वह लड़की रविंदर को पूरी पागल कर चुकी थी। बेकाबू उसका दिल चाहा वह उठकर उस लड़की के पास पहुंच जाए, उस लड़की को छूकर देखे। उसकी नाजुक मोहन सी उंगलियां देखकर रविंदर को अपनी संगीत टीचर की याद आई थी। वह 10वीं में था जब उसने अपनी एक टीचर को पसंद कर लिया था। वह टीचर पियानो टीचर थी। अपनी मोम उंगलियों से जब वो पियानो बजाती थी तो रविंदर को बहुत अच्छी लगती थी। वह अभी टीनेज में था, अपनी टीचर को दिल से पसंद कर बैठा था। अपनी पियानो टीचर की उंगलियां रविंदर के दिमाग में हमेशा के लिए छप चुकी थी। आज उस लड़कियों के उंगलियों ने पियानो टीचर की याद ताजा करवा दी थी। उस वक्त रविंदर को लगता था कि उस टीचर से ज्यादा हसीन लड़की इस दुनिया में कोई नहीं होगी, मगर आज उस लड़की ने रविंदर को मजबूर कर दिया था। वह अपनी पियानो टीचर को पूरी तरह भुलाकर उस लड़की के इश्क में गिरफ्तार हो गया। रविंदर बेकाबू होकर अपने जेब से मोबाइल निकाला था ताकि उस लड़की की तस्वीर बना सके, मगर अफसोस वह लड़की एक बार फिर से अपने कमरे की लाइट ऑफ करके वहां से जा चुकी थी। कुछ सोचकर रविंदर ने उस फ्लैट की तस्वीर बना ली। यूं तो उसकी याददाश्त बहुत तेज थी। अपने दिमाग और होशियारी की वजह से वह हर एक चीज को बारीकी से जानने की कोशिश करता था और आज होने वाला वह सारा मंजर को अपने दिमाग में सुरक्षित कैद कर चुका था। मगर उस लड़की को रविंदर खोना नहीं चाहता था। उसके दिल में ये आया, कहीं ऐसा न हो उस लड़की को खो दे और उस लड़की से हमेशा के लिए हाथ धो बैठे। तस्वीर बनाने के बाद वह अपने कमरे में चला आया। आज फिर से उसकी रात आंखों में कटने वाली थी। अब और ज्यादा उसे आंख मिचौली का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। रविंदर शुरू से ही बहुत जज्बाती और पल भर में फैसला करने वाला इंसान था और दिल के मामलों में तो कभी भी सोचने और समझने में वक्त खराब करना अच्छा नहीं समझता था। उस वक्त भी एक पलों में उस लड़की को अपना बनाने का फैसला कर चुका था। वह लड़की पूरी तरह रविंदर को अपना दीवाना बना चुकी थी। अब रविंदर चाहता था कि उसे हमेशा के लिए अपनी जिंदगी में शामिल करके अपने घर ले आए। रविंदर ने सोच लिया था कि हर हाल में उस लड़की को हासिल करेगा। अब उसे इस लड़की के घर वालों तक पहुंचना था। उसके लिए रविंदर के दिमाग में मैडम मोहिनी का ख्याल आया था, जो उसकी सीनियर ऑफिसर थी। रविंदर से बहुत मोहब्बत करती थी। रविंदर उनको अपने बेटे की तरह लगता था, जो कुछ टाइम पहले एक खास मिशन को सर अंजाम देते हुए वो मर चुका था। मैडम मोहिनी अपने बेटे की कमी रविंदर का ख्याल रखकर पूरा कर रही थी। रविंदर को मैडम मोहिनी से बहुत ही लगाव हो चुका था। वह उनकी दिल से इज्जत करता था। अपनी जिंदगी की हर बात मैडम से शेयर कर चुका था। उस वक्त भी अपनी दिली इच्छा पूरा करने के लिए उसे मैडम मोहिनी बहुत अच्छी लगी थी। रविंदर ने बहुत बेचैनी से रात बिताई और फिर सुबह होते ही पहली फुर्सत में मैडम मोहिनी के घर पहुंच गया।
उसे इतने सुबह अपने घर में देखकर मैडम मोहिनी पहले तो बहुत हैरान हुई, मगर फिर खुश होकर वह उससे घर आने की वजह पूछने लगी। आज कैसे इतनी सुबह सुबह मेरे बेटे ने मेरे घर की राह देख ली? खैर सब ठीक है ना? जरूर तुम्हें मुझे कोई जरूरी काम आन पड़ी होगी, वरना इस तरह तुम मेरे घर कभी नहीं आते। उसे घर के अंदर ले जाते हुए मैडम मोहिनी ने उससे बात की तो रविंदर हंस पड़ा और बोला, बिल्कुल ठीक पहचाना आपने अपने बेटे को। सच में मुझे बहुत ज़रूरी काम है, तभी तो इतने सुबह सुबह मैं आपके पास पहुंच गया हूं। बस आप मुझे मायूस मत करना। हाँ बेटा बोलो, क्या काम है? वह बड़ी फिक्र में होकर बोली थी। मैं अपनी औलाद को कभी मायूस नहीं करती। उन्होंने बहुत मोहब्बत से रविंदर के सर पर हाथ फेरा। थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद रविंदर अपने असली मकसद की तरफ आया। आप मुझे कहती हैं ना कि हर वक्त अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, अपना घर बसा लो, वरना इसी तरह आधी रात में घर जाकर सिर्फ चाय पीकर ही बिताना पड़ेगा। पत्नी होगी तो तुम्हें बड़ी आराम मिलेगा। यही बात तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपकी बात मान लूँ। मैंने शादी का फैसला कर लिया है और इसी बारे में मुझे आपकी मदद चाहिए। रविंदर की बात पर मैडम मोहिनी हैरान हुई और खुशी के मिले जुले असर के साथ बोली, ये तो बहुत ही अच्छी बात हुई और तुमने बहुत अच्छा फैसला किया है। भगवान की कृपा है, तुम्हें मेरी बात बहुत जल्दी समझ आ गई है। मगर मैं इस बारे में तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ? मुझे ये बात समझ नहीं आ रही, जरा खुलकर बात करो। मैडम मोहिनी की बात सुनकर रविंदर ने हाँ में सिर हिलाया और कहने लगा, असल में मेरे घर के सामने बने फ्लैट में एक लड़की रहती है। मेरे घर के सामने बने फ्लैट में एक लड़की नजर आई है और वह लड़की मुझे बहुत पसंद है और पहली नज़र में ही मैं उस लड़की पर अपना दिल हार बैठा हूँ और चाहता हूँ वो मेरे घर की रौनक बन जाए। उस लड़की को देखकर पहले मैं शादी के बारे में ही सोच रहा हूँ। आप तो जानती हैं मेरे माँ बाप गांव के रहने वाले हैं, बिल्कुल साधारण लोग हैं। शहर के तौर तरीके उन लोगों को नहीं मालूम। वह शहर की लड़कियों से कोसों दूर भागते हैं। ऐसे में उनको यहाँ लाकर मैं उन्हें परेशान नहीं कर सकता। वैसे भी थोड़े धार्मिक और सामाजिक लोग हैं। मैं उनको ये बात नहीं समझा पाऊंगा कि मुझे कोई लड़की पसंद आई है और मैं उससे अपनी ज़िंदगी में शामिल करने की इच्छा भी रखता हूँ। उनकी नज़र में ये फालतू की बातें होगी। मैं चाहता हूँ कि आप लड़की के घर जाकर मेरा रिश्ता मांगो। मैं जल्द से जल्द उस लड़की से शादी करना चाहता हूँ। अब आप बताइए, आप किस दिन उस लड़की के घर जाकर मेरे रिश्ते की बात करोगी? रविंदर ने सवालिया नजरों से मैडम मोहिनी की तरफ देखा था। वह हैरानी से रविंदर का मुंह तकने लगी थी। ये बात बहुत अच्छी है कि तुमने खुद ही लड़की पसंद कर ली है। आदमी अपनी पसंदीदा औरत के साथ बहुत ज्यादा खुश रहता है, मगर तुम्हें जल्दी किस बात की है? और सिर्फ एक नज़र देख लेने से तुमने शादी का फैसला कर लिया? क्या पता वह लड़की तुम्हारे लिए अच्छी ना हो। कुछ तो उसके बारे में छानबीन करो, ऐसे एकदम से रिश्ता नहीं मांगा जा सकता। मैडम मोहिनी की बात पर रविंदर बेचैन हुआ था। उसके आंखों में वह 2 रातों वाला मंजर घूम गया था जिसने रविंदर को बेकाबू कर दिया था। मगर रविंदर ने अपनी ये बेताबी खुलकर नहीं बता पाया और कहा, फिलहाल मैडम, मैंने उस लड़की को दिल से पसंद कर लिया है। अब अगर मैं थोड़ी भी देर करता तो क्या पता उसका कहीं और रिश्ता हो जाए और वो मेरे हाथ से निकल जाए। आप तो मुझे अच्छी तरह से जानती हैं। मैं अपने तरीके से जिंदगी बिताना बहुत अच्छे से जानता हूँ। आप फिक्र मत करो। लड़की मेरे टाइप की नहीं हुई तब भी मैं उसके साथ एडजस्ट कर सकता हूँ। अभी तो बस उसको अपनी जिंदगी में शामिल करना है। आप विश्वास नहीं करोगी, वह बहुत लापरवाह लड़की है। मैं नहीं चाहता उस पर किसी और की निगाह पड़े। वैसे भी अकेले रहते रहते अब ऊब चुका हूँ। बस आप जल्दी से उसके घर जाकर मेरा रिश्ता मांगो और बात तय होते ही मैं अपने माँ बाप को गांव से बुलवा लूंगा। उसकी बेताबी पर मैडम मोहिनी को खूब हंसी आई थी। भाई, अब तो मुझे भी शक हो रहा है, जरूर बहुत हसीन लड़की होगी जिसने रविंदर जैसे बंदे को इतना पागल कर दिया है। तुम कहो तो मैं अभी तुम्हारे साथ चलती हूँ, मगर तुम्हें थोड़ा समझदारी से काम लेना चाहिए। तुम पहले पता तो करो उस घर में और कितनी लड़कियां हैं। तुम्हें तो उस लड़की का नाम तक नहीं मालूम। ऐसा ना हो मैं उस घर में जाऊं और वहां किसी और लड़की से तुम्हारा रिश्ता करवा दूं, क्योंकि अगर मुझे नाम ही नहीं मालूम होगा तो मैं किसका नाम लूंगी और फिर तुम सारी जिंदगी हाथ मलते रह जाओगे। बाद में मुझसे शिकायत मत करना। उसकी फैमिली के बारे में कोई जानकारी है या नहीं, या तुम ऐसे ही मुंह उठाकर यहाँ चले आए हो? मैडम मोहिनी की बात पर रविंदर ने अपना सर पीट लिया। सच में ये सब तो उसने कभी सोचा ही नहीं था। उसने तो उस फ्लैट में सिर्फ उस लड़की को देखा था, मगर वह नहीं जानता था उस घर में और कितने लोग रहते हैं। अपने उतावलेपन पर रविंदर बहुत शर्मिंदा हुआ था। हाँ, उस तरफ तो मेरा ध्यान ही नहीं गया। सच में आप मेरी बहुत अच्छी माँ हैं, वरना अपनी बेवकूफ़ी की वजह से
मैं कोई गलत फैसला कर बैठा। मैं आज ही उनके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लेकर आपको बताता हूँ, फिर मेरे रिश्ते की बात चलाएंगे। अब मैं चलता हूँ, मुझे दफ्तर भी तो पहुँचना है। ये कहते हुए रविंदर उठ खड़ा हुआ तो मैडम मोहिनी ने कहा, अब आ ही गए हो तो नाश्ता मेरे पास करो। मैडम ने टेबल पर नाश्ता लगा दिया। मैं तुम्हारा एक नहीं सुनूंगी। मैडम मोहिनी के इतना कहने पर रविंदर ने उनके साथ बैठकर नाश्ता किया। फिर वहां से निकलने के बाद रविंदर पहली फुर्सत में अपने खास बंदों को उस लड़की के फ्लैट का एड्रेस बताकर उसे पूरी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए भेजा था। कुछ ही घंटे बाद रविंदर का आदमी उस फ्लैट में रहने वाले लोगों की पूरी जानकारी ले आया था। उसके हिसाब से उस फ्लैट में 2 बूढ़े माँ बाप के साथ एक बेटी रहती थी। अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी, उसका और कोई भाई बहन नहीं था। ये सुनकर रविंदर बड़ा तसल्ली में हो गया था। अब उसे ये डर नहीं था कि कोई गलतफहमी के चक्कर में उसके घर में कोई गलत लड़की ना आ जाए। रविंदर ने सारी डिटेल मैडम मोहिनी को बता दी और जल्दी ही उनके घर जाने का प्लान बना लिया। रविंदर की बेताबी चरम सीमा पार कर चुकी थी। उसका बस नहीं चल रहा था उसी दिन ही वह लड़की उसके घर की और उसके दिल की मलिका बन जाए। हर तरह की तसल्ली करने के बाद भी एक बार मैडम मोहिनी ने रविंदर को समझाना चाहा कि शादी एक दिन की बात नहीं है, पूरी जिंदगी का सौदा होता है। उसे सोच समझकर ये फैसला करना चाहिए। मगर रविंदर फैसला कर चुका था और ज्यादा कीड़े निकालना नहीं चाहता था। उसके दिल की बेताबी देखते हुए मैडम मोहिनी ने भी और ज्यादा कोई बहस नहीं की और एक दिन उस लड़की के घर रिश्ता लेकर पहुंच गई। मैडम मोहिनी बहुत साफ दिल की सुलझी हुई औरत थी। उन्होंने बहुत तरीके से रिश्ते की बात चलाई। उस लड़की के माँ बाप के सामने रविंदर की इतनी तारीफें की थी कि अपनी खूबियों को सुनकर रविंदर हैरान हुआ था। वह इतनी खूबियों का मालिक था, ये बात उसे आज ही मालूम हुई थी। वह अपने जाती जिंदगी में बहुत ही लापरवाह इंसान था। खाना पीना, उठना बैठना, घर के हर काम में वह लापरवाही करता था। बस वह अपने ड्यूटी और ड्यूटी के कामों में बहुत सतर्क रहता था और एक चालाक और दिमागदार इंसान था। बस यही खूबी थी उसमें कि वह एक बहुत पढ़ा लिखा इंसान था, एक अच्छे पोस्ट पर नौकरी कर रहा था और अच्छी शकल सूरत का मालिक भी था। मगर मैडम मोहिनी ने तो उसे जमीन से आसमान पर पहुंचा दिया। उन्होंने रविंदर की इतनी तारीफें की। दिल में सोचा, अगर इतनी खूबियां हैं मुझ में तो उन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता क्यों नहीं दिया मुझे। रविंदर को मोहिनी की इतनी तारीफ करना मजाक लग रहा था और वह मोहिनी मैडम के बारे में अंदर अंदर ये सोच रहा था, अगर इस टाइम मैडम मोहिनी रविंदर के दिल का हाल जान लेती तो रविंदर को जान से मार डालती। रविंदर ने ख्यालों की दुनिया से खुद को नॉर्मल किया। वह जानता था मैडम मोहिनी हर हाल में इस रिश्ते को पक्का करना चाहती हैं। लड़की का बाप मेहनत मजदूरी करके बड़ी मुश्किलों से अपनी पत्नी और बेटी का पेट पाल रहा था। ऐसे में इतने बड़े पोस्ट पर तैनात लड़के का रिश्ता पाकर वह गरीब लोग हड़बड़ा चुके थे। एक तरफ से तो उन्हें खुशी हो रही थी, उनकी बेटी को बैठे बिठाए इतना अच्छा रिश्ता मिल गया था। दूसरी तरफ वो परेशान भी थे, न जाने ये लड़का उनकी बेटी के लिए अच्छा रहेगा या नहीं। मैडम मोहिनी ने उनको हर तरह से तसल्ली दिलवाई थी। रविंदर के माँ बाप के बारे में सारा कुछ बताया और उन्होंने सोचने के लिए कुछ टाइम भी दी और वे वहाँ से आ गई। घर पहुँचते ही रविंदर ने बहुत बेताबी से पूछा था, आपको क्या लगता है वो लोग मुझे रिश्ता देंगे? वे लोग मना तो नहीं करेंगे ना? रविंदर के हर अंदाज से पता चल रहा था कि उस लड़की को पाने के लिए रविंदर कितना पागल हो रहा था। मैडम मोहिनी बहुत हैरान थी। वीरेंद्र जैसे लापरवाह और मनमौजी लड़के को किसी लड़की के लिए पहली बार इतना पागल होते देखा था। उनके लिए हैरानी की बात थी, वह भी उस लड़की को देखना चाहती थी। मगर रविंदर की मौजूदगी में लड़की के बाप ने अपनी बेटी को वहां बुलाना अच्छा नहीं समझा था। मैडम मोहिनी ने भी ज्यादा मजबूर नहीं किया। वह समझ गई थी लड़की के माँ बाप झिझक का शिकार थे। उन्होंने रविंदर को तसल्ली दी और कहा, गरीब लोग हैं और वे अपनी लड़की का रिश्ता अपने जैसे ही हैसियत वाले लड़के को देना चाहते हैं। ऐसे में इतने अच्छे रिश्ते का आना तो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। वे जरूर हाँ करेंगे, बस उन्हें थोड़ा सा टाइम चाहिए। तुम थोड़ा सब्र रखो और समझो लड़की बस तुम्हारी हो चुकी है। मैडम मोहिनी की बात पर रविंदर ने बेकाबू होकर भगवान से प्रार्थना की। ये बात सच साबित हो गई। 2 दिन के बाद लड़की के माँ बाप ने रविंदर के रिश्ते के लिए हामी भर ली थी। रिश्ता तय होते ही रविंदर खुशी से झूम उठा था। उसके पैर जमीन पर नहीं टिक रहे थे। पहली फुर्सत में उसने गांव से अपने माँ बाप को बुलवाया। जब उनको बताया वह रिश्ता कर चुका है तो उसके माँ बाप थोड़ा मायूस हुए और परेशान भी। वह कहने लगे, हमने तो तुम्हारे रिश्ते के लिए बहुत कुछ सोच रखा था, मगर तुमने तो खुद ही रिश्ता तय कर लिया और हमें बताया तक नहीं। जाने कैसे लोगों में रिश्ता जोड़ दिए हो। मैं तो अपने जान पहचान के लोगों में ही तुम्हारा रिश्ता करना चाहती थी। अपनी माँ की नाराजगी पर रविंदर बेचैन हुआ। माँ के हाथों को थामकर बोला, कैसी बातें करती हैं मम्मी, आपकी और पापा की खुशी मेरे लिए बहुत जरूरी है। मैंने आपको मैडम मोहिनी के बारे में बताया हुआ है ना।
वो मेरी माँ जैसी हैं, बिल्कुल आपकी तरह मेरा ख्याल रखती हैं। ये रिश्ता उन्हीं की वजह से हुआ है। उन्होंने लड़की की बहुत तारीफ की है, फिर भी आपको तसल्ली नहीं हो रही तो आप जाकर लड़की को खुद देख लो, उसके घर वालों से भी मिल लो। रविंदर ने माँ से कहा तो वो बेटे के कहने पर खुश हुए थे। उनके लिए इतना ही काफी था, उनका बेटा उन्हें इतना मान सम्मान दे रहा था। वैसे भी मैडम मोहिनी वे दिल से धन्यवाद करना चाहती थी, जो इस अजनबी शहर में उनके बेटे का इतना ख्याल रखती थी। उन्होंने रविंदर का माथा चूमकर दिल से भगवान से प्रार्थना की और उसे आशीर्वाद दी। बोली, अगर मेरा बेटा इस रिश्ते के लिए राजी है तो मुझे भी कोई एतराज नहीं। मेरे लिए इतना काफी है कि मेरे बेटे को अब भी अपने माँ बाप का एहसास है। वह अपने माँ बाप को नहीं भूला। मेरी प्रार्थना है कि वह लड़की तुम्हारे लिए बहुत अच्छी साबित हो। इतना जरूर कहूंगी, अगर तुमने लड़की को स्वीकार कर लिया है तो सारी जिंदगी उसके साथ निभाना। मैं नहीं चाहती बाद में तुम कोई और समस्या खड़ी करो। मैं तुम्हारी लापरवाही से बहुत ज्यादा डरती हूँ। माँ के गुस्से पर रविंदर ने उन्हें भरपूर तसल्ली दी। अब वो उन्हें क्या बताता कि वह तो उस लड़की के इश्क में पूरी तरह पड़ चुका था और उसको छोड़ने या उसके साथ बुरा करने का तो सोच भी नहीं सकता था। रविंदर के माँ बाप लड़की के घर गए, उनसे मुलाकात की और शादी की बात तय हो गई। जब लड़की को देखा तो रविंदर के माँ बाप दोनों खुशी से निहाल हो गए। वह लड़की सच में चांद का टुकड़ा थी। जैसे लग रहा था जैसे उनके बेटे के लिए ही बनाई गई थी। उस लड़की को देखकर उनके दिल से बहुत बड़ा वहम खत्म हो चुका था। फिर देखते ही देखते एक शाम रविंदर की साधारण तरीके से शादी हो गई और वह लड़की अब अफसर रविंदर की दुल्हन बनकर उसके घर आ गई थी। रविंदर खुद को हवाओं में उड़ता हुआ महसूस कर रहा था। घूंघट में बैठी अपनी दुल्हन को देखकर उसके जज्बात मचल रहे थे। बेताबियां चरम सीमा पार कर चुकी थी। रविंदर अपने ख्यालों की दुनिया में गुम था। अपनी नई नवेली दुल्हन सविता के बारे में सोच रहा था। जब मैं उसे बताऊंगा मैंने उसे कब और कैसे देखा था तो जरूर हैरान होगी और खुश भी होगी। जब उसे पता चलेगा वह अपने पति की मनचाही पत्नी है, क्योंकि हर लड़की की यही इच्छा होती है कि जिस आदमी की जिंदगी में वह शामिल हो रही है वह आदमी उसे दिल से पसंद करे। मैं तो पहली नजर में उसे मोहब्बत कर बैठा हूँ। ये सोचते हुए रविंदर के होंठ मुस्कुराए थे। कमरे में दाखिल होने के बाद रविंदर बड़ी मुश्किलों से अपने कांपते शब्दों पर काबू पाया था और फिर उसके पास बैठते हुए उसका घूंघट उठाया तो रविंदर को एक झटका सा लगा था। उसके मुस्कुराते होंठ सिकुड़ गए थे, माथे की रगें तन गई थी। वह लड़की नहीं थी जिसे रविंदर ने देखा था, बल्कि उस लड़की से ये बिल्कुल अलग थी। ऐसा कैसे हो सकता है? उस घर में तो एक ही लड़की रहती थी, फिर मुझे दूसरी लड़की कैसे मिल गई? अपनी नई नवेली दुल्हन सविता को गहरी नजरों से देखते हुए रविंदर ने सोचा। उसका दिल अजीब से एहसास में घिर चुका था। उसके नजरों से नर्वसपन खत्म नहीं हो रही थी, मगर रविंदर ने महसूस किया कि उसका दिल अंधेरों में डूब चुका था। उसको देखते रहने के बाद रविंदर ने अपने दिल से बुरे ख्याल को निकालते हुए सोचा, क्या पता दूर से देखने में मुझे कोई गलतफहमी हुई हो और मुझे उसके नैन नक्श समझ में न आए हों। क्या पता यही लड़की हो। और फिर उस खास आदमी ने भी तो बताया था कि इस घर में एक ही लड़की रहती है और कोई नहीं। तो मेरे साथ धोखा नहीं हुआ, मुझे कोई गलतफहमी हुई है। यही वो लड़की है जिसे मैंने पहली नजर में पसंद कर बैठा हूँ। रविंदर ने सविता के हसीन रूप को अपनी नजरों में समेटते हुए सोचा, मगर उसके साथ एक रात बिताकर रविंदर के शक की पुष्टि हो गई थी। ये लड़की सच में और थी, क्योंकि उस रात सविता से उसने कई सवाल पूछे थे। सविता, क्या तुम्हें डांस पसंद है? क्या तुमने कभी रात को नहाया? सविता ने ऐसे सवाल पर रविंदर को बड़ी आश्चर्य के साथ देखा था। उसने कहा कि मैं एक पूजा पाठ करने वाली लड़की हूँ और मैं रात को कभी नहीं नहाती। डांस तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आता और ना ही मुझे नाचना आता है। लेकिन सविता भी बहुत खूबसूरत थी। उसकी मोटी मोटी आंखें और घने लंबे बाल और एकदम सुलझी हुई और समझदार लड़की। सविता बिल्कुल ही उस लड़की से अलग थी। सविता एक बहुत सुशील और शर्मीली लड़की थी। वह सर से पैर तक उस लड़की से बिल्कुल अलग थी। सविता भी कम गोरी नहीं थी, लेकिन जिस लड़की को रविंदर ने देखा था वह भी किसी अप्सरा से कम नहीं थी। रविंदर पहली रात के बाद बहुत मायूस हो गया था। अपनी मोहब्बत की नाकामी पर उसका दिल बुरी तरह से टूट गया था। वह तो समझ रहा था जिसे वह चाहा वो मिल गई, मगर किस्मत ने उसके साथ अजीब खेल खेल रहा था। सही कहती है मैडम मोहिनी, उसे इतनी जल्दीबाजी में काम नहीं लेना चाहिए था। कमी तो सविता में भी नहीं थी, वह बहुत हसीन और मासूम थी, मगर उस लड़की के रूप ने रविंदर को अपना दीवाना बना लिया था। ऐसे में सविता का साथ उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। सविता पहले ही दिन उसे पसंद नहीं आई थी, लेकिन अपनी नापसंदगी वह सविता को किसी भी तरह नहीं बताना चाहता था। उसने अपनी माँ से वादा किया था इस रिश्ते को अपने दिल से निभाएगा, और अब अपने शब्दों में वो खुद फंस चुका था। रविंदर को समझ नहीं आ रही थी वो क्या करे।
शादी से पहले वह जितना जज्बाती और जोश में था, अब उसके सारे सपनों पर पानी फिर चुका था। वह एकदम ठंडा पड़ गया था। वह बहुत बुरे दिल के साथ अपने माँ बाप और पत्नी के साथ गांव में चला गया था, जहां उसका रिसेप्शन बड़ी धूमधाम से मनाया गया था। वह अभी तक हैरान था। ये कन्फर्म हो चुकी थी, इस घर में एक ही लड़की रहती थी, तो फिर वह लड़की कौन थी और उनके घर में क्या कर रही थी? उसके आगे की कहानी बहुत दिलचस्प रहने वाली है। आपकी आंखों से आंसू निकाल देगी। अपना दिल थाम कर सुनिएगा। दूसरे भाग के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके उसके दूसरे भाग को देख सकते हैं। और मेरी वीडियो जहां कहीं से भी आप लोग देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम जरूर बताइए। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।